नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। NSE जो है वो विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये तो रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि विमल जालान ये भी रहे हैं। के कस्तूरी रंगन ये नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए डी सुब्बाराव ये भी रहे हैं। देखिए, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1994 और 2003 के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1982 से लेकर के 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में और 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने हुए थे। उसके जान लीजिए 1991 से 1996 तक वह भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। उसके बाद जान लीजिए कि 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक विमल जालान जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उसके बाद देखिए डी सुब्बा राव भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक प्रथम गवर्नर कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद प्रथम भारतीय राज्यपाल वहां पे कौन थे, तो सर CD देशमुख थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा प्रक्षेपित निम्न में से कौन सा उपग्रह एक नेविगेशन उपग्रह है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए IRNSS-1I ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए IRNSS-1I भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली श्रृंखला के उपग्रहों में 8वां उपग्रह है। हालांकि IRNSS-1I जो है वो तारामंडल में लॉन्च होने वाला 9वां उपग्रह है। इसे 8वें उपग्रह के रूप में गिना जाता है, क्योंकि IRNSS-1I तारामंडल में सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला 8वां उपग्रह है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबका नाम दिया है IRNSS यहाँ पे 1I, उसके बाद 1B, फिर 1C, 1D, E, उसके बाद F, फिर G, उसके बाद ये IH, इस तरह का लॉन्च हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उपग्रह का जो संयोजन है वो एकीकरण और परीक्षण अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रबंधित 6 छोटी कंपनियों के एक संघ के द्वारा किया जाता है, जो URSC की देखरेख में बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस कॉर्पोरेशन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, क्या है कंपाइलर। देखिए, कंपाइलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कोड को ऑब्जेक्ट मशीन कोड में परिवर्तित करता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्रोत लैंग्वेज में लिखे गए कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लक्ष्य लैंग्वेज होता है में लिखे गए कोड में परिवर्तित करता है। उसके बाद जान लीजिए कि कंपाइलर ट्रांसलेटर का एक रूप है जो डिजिटल उपकरण आमतौर पर कंप्यूटर संचार में मदद करता है। कंपाइलर प्रोग्राम है जो एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए स्रोत कोड को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से निम्न स्तरीय लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए कौन हो जाएगा, तो रोम हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था रोम का, देखिए क्या था, रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। इसे डेटा स्टोरेज माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा को बाइनरी कोड के जरिए अलग अलग कोशिकाओं में लिखा जाता है। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी मतलब ROM है, उसके बाद फ्लैश मेमोरी है, उसका हार्ड डिस्क ड्राइव है, फिर देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव है, उसके बाद USB ड्राइव है, उसके बाद मेमोरी कार्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा,
अब देखिए उबंटू है, उसके बाद मिंट भी है, एमएस डॉस, यहाँ पे जावा नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड और लाइनक्स प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके अलावा क्रोम ओएस, वेब ओएस, ब्लैकबेरी और अली ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चले कुछ और जान लेते हैं। देखिए विंडोज दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। इसका जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में किया जाता है। मैक ओएस एप्पल के कंप्यूटर जैसे कि मैकबुक, उसके बाद मैकबुक प्रो, उसके बाद मैकबुक एयर में किया जाता है। फिर जान लीजिए कि एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह यूनिक्स जैसा होता है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे यूजर मॉडिफाई कर सकता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, फोन, स्मार्ट डिवाइस, सर्वर और गेमिंग में किया जाता है। आईओएस एप्पल के डिवाइस जैसे कि आईफोन और आईपैड में होता है। इसमें ऐप स्टोर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा कि 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था। तो ये किस देश ने किया था, तो देखिए भारत यानी कि इंडिया ने किया था ये, ठीक है। देखिए साल 2023 की आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो मेजबानी है वो भारत ने किया था। यह टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। यह पहला मौका था जब यह टूर्नामेंट पूरी तरह से भारत में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ और खास बातें चलिए जान लेते हैं। यह टूर्नामेंट पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जून 2019 में भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में किया गया था। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठा विश्व कप खिताब जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए मिला था, तो देखिए ये मिला था गीतांजलि के लिए। देखिए 1913 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उसके संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1912 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। उसके जान लीजिए कि पहली बार किसी भारतीयों को पुरस्कार दिया गया था। इसकी प्रमुखता में इजाफा हुआ था। इस पुरस्कार से टैगोर की साहित्यिक प्रतिष्ठा को बल मिला। 1919 की अमृतसर नरसंहार के विरोध में टैगोर ने अपने नाइटहुड फॉर सर्विसेज टू लिटरेचर को आत्मसमर्पण कर दिया, जो उन्हें 1915 में प्राप्त हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक काव्य संकलन पुस्तक का शीर्षक रचिता है गोरा। रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है जिसे 1880 के दशक में कोलकाता, अब कोलकाता, पहले कलकत्ता होता था, अब कोलकाता में ब्रिटिश राज्य के दौरान सेट किया गया था। यह जो लेखन है वो क्रम की दृष्टि से टैगोर की 12 पुस्तकों में 5वीं और सबसे लंबी है। उसके ध्यान ले गीता विटन एक किताब है जिसमें बंगाली और पॉली मैथ रविंद्रनाथ टैगोर के सभी 2232 गाने इसमें शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए क्या कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है। देखिए कब, तो 2 दिसंबर को, ठीक है। देखिए हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से मारे गए लोगों के जीवन का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि इस वर्ष का जो 38वां राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाएगा। फिर जान लीजिए कि इस दिन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो प्रदूषण नियंत्रण कानून और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना है। यह दिन जो है उन लोगों के वो सम्मान में किया जाता है जो भोपाल गैस आपदा में मारे गए थे। उसके बाद जान लीजिए कि औद्योगिक त्रासदी जो है 1984 में हुई जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बच गई और हजारों लोग मारे गए इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन एक पर्यावरण चिंता का तथ्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक की बढ़ती खपत और उपयोग ये तो है। उसके बाद बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर ये भी है। फिर देखिए वैश्विक तापमान ये भी है। यहाँ पे देखिए ओजोन परत का बढ़ना ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण संबंधित चिंताएं जो स्थान या फिर वैश्विक मुद्दों से संबंधित हो सकती है। वैश्विक मुद्दों के उदाहरण देख लीजिए जीएचजी उत्सर्जन या फिर समताप मंडलीय ओजोन की कमी है, जबकि स्थानीय पर्यावरणीय गड़बड़ी में वायु, मिट्टी और पानी का प्रदूषण शामिल हो सकता है। जैव विविधता का जो नुकसान है इन 2 श्रेणियों यानी कि वैश्विक और स्थानीय के बीच होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य जोर है वो भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था 1951 ईस्वी को इसका शुरुआत हुआ था। देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चला था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की सूची यहाँ पे देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक हुआ था। फिर देख लीजिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक हुआ था।
बीच में देखिए 3 साल जो राष्ट्र अवकाश था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक था। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था तो 1980 से 85 था। फिर 7वीं कब था तो 1985 से 1990 तक था। उसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक था। उसके बाद देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 97 से 2002 तक था। और उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या कि उस उद्योग का चयन करें जिसमें उत्पादक के घर में माल का उत्पादन होता है। तो उसे देखिए उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। देखिए कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के वे उद्योग होते हैं जो घर या छोटी कार्यशाला में चलाए जाते हैं। इनमें कुशल कारीगर अपने हाथों से सामान बनाते हैं। कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। फिर जान लीजिए कि कुटीर उद्योग के बारे में कुछ और बातें। तो ये कुटीर उद्योगों में परिवार के सदस्य या करीबी समुदाय के लोग काम करते हैं। ये उद्योग जो है पूर्णकालिक या फिर अंशकालिक हो सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि कुटीर उद्योग में कम पूंजी और स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल होता है। ये उद्योग आमतौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में होते हैं। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। हथकरघा उद्योग भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। देखिए वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण हित भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिया और इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI अस्तित्व में आया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है। तो ये किस प्रकार में हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। देखिए पूंजीवाद जिसे अक्सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी फर्म उत्पादन के कारकों जैसे कि पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमिता को नियंत्रित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है जिसे अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय नियोजन प्रणाली से अलग है जिसे कमांड या फिर नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक विशेषता पैसा बनाने की इच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए क्या है कि किसने भविष्यवाणी किया था कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए बहुत आवश्यक होने जा रही है। तो ये किसने भविष्यवाणी किया था, ये किया था किसने, जो होमी जे भाभा ने किया था। ये देखिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जे भाभा ने भविष्यवाणी किया कि परमाणु प्रौद्योगिकी ने न केवल बिजली उद्योग में बल्कि जीवन को बेहतर बनाने में उद्देश्य से अलग अलग सामाजिक उपयोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम मार्च 1944 का है और इसके 3 चरण के तकनीकी प्रयासों का गठन होगा। जहांगीर भाभा ने किया था। फिर जान लीजिए कि जब उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 1956 में भारत ने अपना पहला अनुसंधान रिएक्टर विकसित किया और 1964 तक इसने अपनी पहली प्लूटोनियम पुनर्संसाधन इकाई पूरी कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर में एक अधूरी मीनार अलाई मीनार का निर्माण शुरू किया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करने के बाद खिलजी ने कुतुब मीनार की ऊंचाई से 2 गुनी ऊंचाई पर एक टावर बनाने का फैसला कर लिया था और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाई मीनार का निर्माण रुक गया। उसके बाद जान लीजिए कि अलाई मीनार लाल मलबे की एक बड़ी इमारत जो कि 2.5 मीटर पर खड़ी है, आज भी वो खड़ी ही है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए क्या है कि कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जिसकी डिजाइन ताजमहल की प्रतिध्वनि है, इसमें यहाँ पे कौन हो जाएगा तो देखिए हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के लिए सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इसके गुंबद 4 सहायक अष्टकोणीय गुंबद वाली छतरियों, विशाल द्वार, छत और गुंबदकार कोने वाले टावरों के साथ यह डिजाइन में ताजमहल जैसा दिखता है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में केंद्रीय व्यापार जिले में एक शानदार संगमरमर की संरचना है जिसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच में किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शाही स्मारक है
और अब संस्कृति मंत्रालय की देख रेख में एक संग्रहालय भी है। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। स्मारक जो है मैदान पर स्थित है और कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए क्या है कि कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्न में से किस वंश का आधिकारिक निवास था? तो ये वाडियार वंश का निवास था। ये देखिए इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित शानदार मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है, वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य का सीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए क्या है कि जमीन में पानी के रिसने की जो प्रक्रिया है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसे अंतःसंयदन के रूप में जाना जाता है। देखिए अंतःसंयदन का मतलब होता है कि पानी का मिट्टी की सतह के अंदर प्रवेश करना। यह एक प्रक्रिया होता है जिसके जरिए पानी मिट्टी के नीचे की सतह या फिर अन्य सामग्री में प्रवेश करता है। बारिश या सिंचाई के जरिए पानी मिट्टी की सतह से अंतःसंयदित होता है। चलिए अंतःसंयदन से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। अंतःसंयदन से पानी मिट्टी और शैली के बीच से गुजरता है। उसके जान लीजिए कि कुछ पानी पौधों की जड़ों से सोख लिया जाता है और पौधों की वृद्धि में मदद करता है। उसके बाद जान लीजिए कि कुछ पानी जो है नीचे मिट्टी में एक तल पर चला जाता है, वो जिसे भौमजल कहते हैं। सीवर के आसपास के जमीन से पानी का रिसाव भी अंतःसंयदन कहलाता है। अंतःसंयदन और बहिर्संयदन दोनों अवांछनीय होता है। सीवरों के जल रोधक जोत बनाकर अंतःसंयदन और बहिर्संयदन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए बिहार तो करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है। झारखंड राज्य नहीं करता है। देखिए नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो कि 1850 किलोमीटर तक फैला हुआ है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ दक्षिण में और उड़ीसा है, ठीक है, और उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। झारखंड का मतलब होता है वनों का भूमि। बिहार पुनर्गठन अधिनियम ने भारतीय संघ के 28वें राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि रांची राज्य की राजधानी है, दुमका उपराजधानी के रूप में कार्यरत है। जमशेदपुर राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक औद्योगिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन हिमालय का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे देखिए पहला तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे K2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए K2 माउंट एवरेस्ट जो कि 8,849 मीटर, ठीक है, के बाद समुद्र तल से 8,611 मीटर, ठीक है, जो की ऊंचाई पर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद जान लीजिए कि यह काराकोरम रेंज में स्थित है। आंशिक रूप से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में और आंशिक रूप से चीन में भी है। प्रशासित कश्मीर क्षेत्र में झिंजियांग के टेक्स कोरगन ताजिक स्वायत्त काउंटी में शामिल है। 1953 के अमेरिकी अभियान पर एक पर्वतारोही जॉर्ज बेल के बाद पत्रकारों की सूचित किया कि यह एक जंगली चोटी है जो आपको मारने का प्रयास करती है। K2 को स्वेज माउंटेन के रूप में भी जाना जाने लगा है। पर्वतारोहण उपलब्धि जनवरी 2021 में निर्मल पुरजा और मिंगमा ग्यालजे शेरपा के नेतृत्व में नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम के द्वारा पूरी की गई, जिससे K2 सर्दियों में अंतिम 8,000 शिखरों पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान 2018 में देश से नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो कौन सा हो जाएगा? तो यह होगा यहाँ पे देहरादून में, ठीक है। देखिए अगस्त 2018 में भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, से उड़ान भरी और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। स्पाइस जेट की टर्बोप्रॉप Q40 विमान ने दुनिया के पहली जैव ईंधन परीक्षण उड़ान में हिस्सा लिया। ये परीक्षण उड़ानें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में पहले ही हो चुका है। जैव ईंधन परीक्षण उड़ान करने वाला भारतीय विकासशील दुनिया का पहला देश था। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखेगा कि बिग इंच पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन करता है? तो देखिए वो करता है पेट्रोलियम का। देखिए बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैला हुआ है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपातकालीन उपाय के तौर पर बनाया गया था। बिग इंच पाइपलाइन के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। बिग इंच पाइपलाइन को बनाने के लिए 7,25,000 100 टन सामग्री की जरूरत पड़ी थी। इस पाइपलाइन को बनाने के लिए नदियों, खादियों, झीलों, रेल मार्गों और राजमार्गों के नीचे से गुजारा गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इस पाइपलाइन को जंग से बचाने के लिए इसे मशीन से साफ किया गया था और फिर एस्बेस्टस फेल्ट में लपेटा गया था। पाइपलाइन परिवहन में गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल होता है। पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा की भी बचत होती है।
पाइपलाइन परिवहन में तरल पदार्थों और गैस को पाइपिंग सिस्टम के जरिए ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिएगा कि भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए लॉर्ड रिपन। देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इल्बर्ट बिल को लाया गया था। इल्बर्ट बिल से जुड़ी चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल को सर कॉटनी पर्टिंग इल्बर्ट ने तैयार किया था। यह विधेयक ब्रिटिश कर्मचारियों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट करने का प्रस्ताव रखता था। उसके बाद जान लीजिए कि यह विधेयक 1883 में लाया गया था और 25 जनवरी 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में लागू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिएगा कि तीसरी मैसूर युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो ये 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। यह जो युद्ध है वो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। चलिए इस युद्ध से कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए इस युद्ध में टीपू सुल्तान फ्रांस का सहयोगी था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की कमान चार्ल्स कॉर्नवालिस के पास था। उसके बाद जान लीजिए कि इस युद्ध में ब्रिटिशों के साथ त्रावणकोर, मराठा संघ और हैदराबाद के निजाम थे। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो टीपू सुल्तान और त्रावणकोर राजा के बीच विवाद का था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला भी किया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अपने आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों को सौंपना पड़ा था। उसके बाद जान लीजिए कि इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की जो संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस युद्ध ने दक्षिण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें से कुछ भाषाएं देख लीजिए यहाँ पे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। ठीक है, 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की सूची यहाँ पे देखिए। सबका नाम नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली। ठीक है, 8वीं सूची में शामिल भाषाओं को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित की गई। तो देखिए कब किया गया था, यह 1858 को किया गया था। देखिए ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था। इस अधिनियम के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। इस अधिनियम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने पेश किया था। इस अधिनियम को पारित करने की वजह 1857 के भारतीय विद्रोह थी। उसके बाद जान लीजिए कि इस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हो गया था। इस अधिनियम के बाद भारत पर शासन करने के लिए वायसराय की उपाधि बनाई गई थी। इस अधिनियम के बाद भारत के प्रशासन और नीतियों पर ब्रिटिश क्राउन का पूरा नियंत्रण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज संस्थान की स्थापना हुआ था। तो देखिए ये हुआ था राजस्थान राज्य में। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, जिसे बाद में पंचायती राज कहा गया। सितंबर और अक्टूबर 1959 में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम के तहत पहला चुनाव हुआ था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत ग्राम स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अवधारणा को मंजूरी देने वाले राजस्थान को पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है, जो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिनिधि निकायों की त्रिस्तरीय संरचना की मांग करता है। 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित किया गया था और राज्य भर में ग्राम पंचायतों का गठन भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो देखिए ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। देखिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और यह लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है और इन प्रावधानों के बारे में ज्यादा जानकारी जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रचार का काम सौंपा गया। उसके बाद जान लीजिए कि संविधान की धारा 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा से जुड़े कुछ विधानों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबरने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए ये किया गया था कब,
तो ये कब किया गया था? 1944 ईस्वी को ये किया गया था। देखिए, विश्व बैंक दो प्राथमिक संस्थान पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से बना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक वित्तीय संस्थान है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों को विकास ऋण प्रदान करने के लिए समर्पित है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1944 में युद्धग्रस्त यूरोपीय देशों को उनके बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए उद्देश्य किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? तो देखिए कौन सा था? तो भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, ये था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था और इस अधिनियम ने दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व बनाए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित किया गया जो अब बांग्लादेश में है। बंगाल और पंजाब प्रांतों को दो नए देशों के बीच विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस देश ने 2019 कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट जीता था? तो ये किसने जीता था? देखिए, देश ने जीता था तो ब्राजील देश ने ही जीता था। देखिए, फाइनल में पेरू को 3-1 से हराकर ब्राजील ने अपना 7वां विश्व कप खिताब जीता था। तीसरे स्थान के मैच में चिली पर 2-1 की जीत के बाद अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा था। कोपा अमेरिका पूर्व में राष्ट्रीय की दक्षिणी अमेरिकी चैंपियनशिप 1975 तक, ठीक है, एक चतुर्भुज दक्षिणी अमेरिकी फुटबॉल सॉकर टूर्नामेंट है जो इस खेल में महाद्वीप की शीर्ष चैंपियनशिप है। उसके बाद जान लीजिए कि यह कोपा अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट पहली बार 1916 में अर्जेंटीना के स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें उरुग्वे ने उद्घाटन खिताब जीता था। यह जो है 2007 तक हर चौथे वर्ष आयोजित किया गया था, जब यह अपनी वर्तमान चतुर्भुज संरचना में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए यकृत हो जाएगा। देखिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन तंत्र का सहायक अंग है। यह उदर के दाईं ओर स्थित होता है। उसके देखिए फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट यकृत को बाएं और दाएं दो पालियों में विभाजित करता है। उसके जान लीजिए कि हेपेटोसाइट्स या फिर यकृत कोशिकाओं से किसी भी प्रकार की यकृत की चोट के जवाब में पुनः उत्पन्न करने की एक अनूठी क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि मनुष्य में विलेय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पाद वृक्क में किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो देखिए ये नेफ्रॉन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। देखिए, मनुष्य में विलेय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पादों को वृक्क में नेफ्रॉन के द्वारा हटा दिया जाता है। शरीर से उपापचयी अपशिष्ट को हटाने की शारीरिक प्रक्रिया को उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। उत्सर्जन उत्पादों में अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया शामिल होता है। उसके जान लीजिए कि अमीनो एसिड कुछ मोलस्का और इचिनोडर्म के द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। स्तनधारियों में अमोनिया प्रमुख उत्सर्जक उत्पाद है और यह हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन से बना होता है। यह सबसे जहरीला नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है और अधिकांश उभयचर और जलीय जीव इसे विसरण के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग वृक्क है जो रीढ़ की बाईं ओर और दाईं ओर यकृत के पास स्थित होते हैं। फिर जान लीजिए कि वृक्क जो है प्रांतस्था, वृक्क मज्जा और वृक्क श्रेणी वृक्क को 3 भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए श्वेत पटल भी है, सिलियरी मांसपेशी भी है, आंख के पुतले, ये कर्णावृत नहीं है, ठीक है, कान का भाग है। देखिए, कोकलीय आंतरिक कान में खोखली सर्पिल आकार की हड्डी है जो कि सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो श्रवण परागमन प्रक्रिया में शामिल होती है। ध्वनि तरंगें विद्युत आवेगों में परिवर्तित हो जाती है जिसे मस्तिष्क अलग ध्वनि आवृत्तियों के रूप में व्याख्या करता है। मानव आंख एक संवेदी अंग है जो दृश्य प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है और मनुष्यों को अलग अलग कारणों से दृश्य जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें चीजों को समझना, संतुलन बनाए रखना और हमारे सर्केडियन लय को बनाए रखना शामिल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले पुस्तक यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो रेड डाटा बुक हो जाएगा। देखिए, रेड डाटा बुक दुनिया भर में विलुप्त होने की कगार पर मौजूद पौधों और जानवरों की सूची है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जारी करता है, यानी कि IUCN, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। रेड डाटा बुक के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। यह पुस्तक प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इसमें विलुप्त होने के कगार पर मौजूद पौधों, जानवरों और कुछ स्थानीय उपप्रजातियों की जानकारी देता है। उसके वजह लीजिए कि इस पुस्तक में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण, निर्माण और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका भी होती है। इसमें अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग रंग कोड होता है। यह पुस्तक संकटग्रस्त प्रजातियों के औद्योगिक व्यापार पर रोक लगाने के लिए भी होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वंचित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, देखिए विद्युत लेपन यानी कि विद्युत निक्षेपण के रूप में भी इसको जाना जाता है। विलयन में वांछित धातु के धनायनों को कम करने और बाहरी शक्ति स्रोत द्वारा आपूर्ति किए गई विद्युतों का उपयोग करके धातु की परत बनाने की एक विधि है। विद्युत लेपन एक क्रियाधार पर धात्विक परत लगाने की एक विधि है। क्रियाधार पदार्थ को विद्युत लेपन करने से उष्मा सहनशीलता और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार होता है। देखिए यहाँ पे क्योंकि क्रियाविधि एक क्रिस्टलीय तंत्र के माध्यम से पूरा किया जाता है। विद्युत लेपन एक विद्युत क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे चीनी हो जाएगा। ठीक है, चीनी भाषा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनमें से अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल है। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में इन 6 भाषाओं को सही व्याख्या और अनुवाद संगठन के काम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक चिंताओं पर स्पष्ट और संक्षिप्त संचार की अनुमति देता है। महासभा प्रक्रिया के नियमों का अनुच्छेद 51 कहता है आर्थिक और सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद सभी अपनी बैठकों में इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसकी प्रक्रिया के नियमों का अनुच्छेद 41 में है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रत्येक देश का प्रतिनिधि 6 आधिकारिक भाषाओं में से किसी भी भाषा में बात कर सकता है। यह 6 आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक में व्याख्या के साथ किसी भी भाषा में बात कर सकता है। ठीक है, आधिकारिक दस्तावेज 6 आधिकारिक भाषाओं में भी वितरित किए जाते हैं। सामान्य तौर पर सभी 6 भाषाओं में समान रूप से आधिकारिक पाठ होते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव यहाँ पे कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। ठीक है, देखिए 1 फरवरी 1946 को ट्रिगवे हलवादन लाई संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव चुने गए। 2 फरवरी 1946 को महासभा ने औपचारिक रूप से अपनी 22वीं बैठक में उनका उद्घाटन किया। 1 फरवरी 1951 से शुरू होने वाला तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्टर लाई को 1 नवंबर 1950 को महासभा के द्वारा फिर से चुन लिया गया। नवंबर 1952 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख भी है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य संस्थानों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय जो एक्स भी, जो कि अनुच्छेद 97 से 101 तक है, सचिव और महासचिव के सचिवालय की भूमिकाओं को परिभाषित करता है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में धूसर क्रांति निम्न में से किससे संबंधित यहाँ पे हो जाएगा? तो उर्वरक क्रांति से हो जाएगा। धूसर क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह हरित क्रांति के बाद आई, जिसकी उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों के उत्पादन में मुख्य भूमिका थी। क्रांति की जो शुरुआत है कृषि क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया था। इसका जो लक्ष्य है किसानों को एक उज्जवल भविष्य देना और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।